नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोनूगुड़ा गांव में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में भाग लिया। इसी दौरान उन्होंने पैसा एक्ट, जल जंगल और जमीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी इलाकों को नक्सल मुक्त घोषित करने के बाद वहां के खनिज संसाधनों को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने खास उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए खनिज ठेके देने की योजना बना रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि वे आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कथित शराब नीति मामले में कहा कि यह न्यायालय का विषय है और अदालत ने उन्हें राहत दी है और ये उनके लिए अच्छी बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीते कुछ वर्षों में जिस तरह के आरोप सामने आए, जिनमें सरकारी धन के दुरुपयोग, शीश महल जैसे निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने और अन्य कथित अनियमितताओं की बातें शामिल रही, वे गंभीर विषय हैं और इन पर सार्वजनिक चर्चा होती रही है। गौरतलब है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया था। देखिए, ऐसा है, ये तो सब कोर्ट में रहता है मामला। तो कोर्ट में ये है कि अगर कोर्ट कहता है कि उनको बरी कर दिया गया है तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई पिछले कुछ वर्षों में, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो है शीश महल बनवाया, अपने करोड़ों रुपए खर्च किए, और भी बहुत भ्रष्टाचार के ऐसे केसेस आए हैं जिसमें वो लोग उसमें जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। तो वो बात है, लेकिन ये है कि कोर्ट का जो फैसला है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। इंदौर में सराफा बाजार के व्यापारियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सराफा बाजार एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने मौन रैली निकाली और प्रशासन से असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में कुछ नए लोग खुद को दलाल बताकर घूम रहे हैं और बाजार की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार सराफा बाजार में परंपरागत रूप से दलाली का काम पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है और यहाँ के पुराने दलालों की अपनी पहचान और विश्वसनीयता है। लेकिन हाल ही में कुछ बाहरी तत्व बाजार में सक्रिय हुए हैं, जिनकी गतिविधियों से बाजार का माहौल प्रभावित हो रहा है और छवि धूमिल हो रही है। इसी के विरोध में सराफा बाजार एसोसिएशन ने मौन रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि बाजार की गरिमा और व्यापारियों की सुरक्षा बनी रहे। प्रशासन को अवगत कराना कि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व है, जो कि गुंडागिरी कर रहे हैं, जो नशाखोरी कर रहे हैं, जो कि चोरी का माल खरीद रहे हैं, यहाँ आने वाली महिलाओं के साथ फटिया कसते हैं, कई प्रकार की घटनाएं हमारे पास आई थी। हमने इसके संज्ञान में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया, उन्होंने कार्रवाई भी की है। पर वो कार्रवाई क्या होती है, जो थोड़े दिनों की रहती है, लंबे समय की नहीं रहती है। आज हमने बाजार के व्यापारियों के माध्यम से मौन धारण का जो आंदोलन किया, इसका एक मुख्य कारण है कि व्यापारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ बैठे, हमसे जो भी समस्या हमारी उसको अवगत हम कराएंगे तो समस्या का निराकरण, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के साथ मिलकर ही समस्या का निराकरण हो सकता है। और इसके सब्जेक्ट में हमने बात भी की है और हमें सहयोग भी मिल रहा है। समस्या गहरी और आंदोलन शांतिपूर्ण, ये सिर्फ सराफा बाजार में संभव होगा। इतनी गहरी समस्या है, ये दलाल और व्यापारी की समस्या नहीं है। यहाँ का दलाल जो है आज से नहीं, 3-3 पीढ़ी से यहाँ पे दलाली कर रहा है। हमारे को आज तक कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे जो व्यापारी है 3-3 पीढ़ी से व्यापार कर रहे हैं, कभी आपस में किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो गुडविल वाले दलाल यहाँ पे कार्य करते हैं। अभी कुछ नशाखोर लोग जो है यहाँ पे, गलत गतिविधियों लिप्त लोग जो हैंगे, गुंडा तत्व जिनको बोलते हैंगे, उस प्रकार के लोग जो है यहाँ पे आके दलाली कर रहे हैं। 2 दलाल आपस में लड़ते हैं, उसका वीडियो वायरल होता है, एक दूसरे को मारते हैं, गालियां बकते हैं। वो दलाल यहाँ के सराफा बाजार के नहीं है, वे अवैध लोग हैं, अवैध गतिविधियों में लिप्त लोग हैं। उनको अगर हम बोले कि सराफा बाजार के दलाल हैं तो शायद वो हमारी गरिमा के ऊपर धब्बा है।
व्यापारी एसोसिएशन की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है उसमें यहाँ पर कुछ अवैध दलाल की सूचना इनके द्वारा दी जा रही है। हालांकि एसोसिएशन ने अपनी एक सूची भी दी है, इसमें से 148 दलाल यहाँ रजिस्टर्ड हैं जो यहाँ के लिए वर्क करते हैं। उनके अतिरिक्त जो लोग अन्य लोग घूमते हैं उन पर कार्रवाई के लिए इनका आग्रह है और नशाखोरी से रिलेटेड भी एक इसी में सबमिट किया गया है। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ और पूरे एसोसिएशन से एक प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ अवैध दलाल नहीं रहने दिए जाएंगे। दूसरा, जो शराब और नशाखोरी जैसा यदि कोई भी फैक्ट हमारे सामने में जैसे ही आता है, अभी यहाँ 4-6 दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है, एक नशेड़ी यहाँ पे बाथरूम किया हुआ है और बताया गया है कि वो भी पहले यहाँ दलाली करता था। तो जैसे ही वो मामला संज्ञान में आया उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया और अरेस्टिंग करके उसको जेल भेज दिया गया। बीएनएसएस के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बुरहानपुर जिले के बिरोदा स्थित प्राथमिक सेवा सहकारी मर्याम में 85 लाख रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ है। आरोपी की वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच किसानों की जमा बचत राशि निकाली गई रकम में भारी अनियमितताओं की गई है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन समिति प्रबंधक संतोष महाजन ने किसानों के खातों में जमा राशि को धीरे धीरे कर करीब 85 लाख रुपए निकाल ली। ये चौंकाने वाला खुलासा नवंबर 2025 में नए समिति प्रबंधक ने पदभार संभालने के बाद हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि वर्षों से किसानों की जमा राशि निकाली जा रही है। समिति प्रबंधक का कहना है कि इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और जांच दल गठित कर कार्रवाई की जाएगी। वही कृषि विकास शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक मामले को दबाने के प्रयास में अभी ये कह रहे हैं कि करीब 40 से 50 लाख का गबन है और जांच दल गठित किया जाएगा। लगभग 85 लाख के आसपास का है। तो मेरे पूर्व जो प्रबंधक थे, क्या नाम? संतोश महाजन है। तो मेरे पूर्व में उनके पास में चार्ज था। तो जब मैंने चार्ज लिया तो कंप्यूटर ERP का जो काम आया उसमें ऑडिट के दौरान मिलान में अनियमितता पाई गई। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा आपको ये सब चीज़ें? और ये जो ऑनलाइन ये ऑडिट करवाने के दौरान ये चीज़ें सामने आई हैं। बिरोदा समिति में बचत बैंक में पूर्व प्रबंधक द्वारा कुछ अनियमितता की गई है, कुछ संज्ञान में आया है। उसके लिए हमने जांच विभाग को, जैसा विशेष ऑडिट के लिए हमने BR विभाग को लिखा है। BR विभाग से जैसे ही दल बन जाएगा उसकी जांच हो जाएगी और जांच होने पर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसने किया है खबर? संतोष महाजन। इस वक्त हम मौजूद है सोसाइटी बिरोदा में, जहां करीब 85 लाख रुपए का गबन हुआ है। यहाँ पर जो है यहाँ के प्रबंधक भी मौजूद है। प्रबंधक से बात करते हैं। सर, कितने लाख का गबन है और किस तरह से गबन हुआ है? लगभग 85 लाख के आसपास का। 85 लाख के आसपास का है। 85 लाख। हाँ। कैसे पता चला सर कि 85 लाख रुपए का गबन हुआ है? ऑडिट के टाइम ऑडिट किया था। ERP कार्य के लिए ऑडिट करवाना था। उस कौन दौरान है इसमें दोषी? कौन है इसमें जो मेरे पूर्व प्रबंधक थे संतोष महाजन, उनके कार्यकाल के दौरान ये चीजें हुई। उनके कार्यकाल में तो ये चीज हुई है, लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो ये कब से घोटाला चल रहा था? ये मेरे सामने लगभग 1.5 महीना पहले उजागर हुआ ये चीज। तो ये कब से चल रहा था सर ये घोटाला? फिर भी ये जैसे उनके पास में चार्ज लगभग 3.5-4 साल से था, तो उसी दौरान चल रहा था ये। पिछले 4 वर्षों में यानी इन्होंने घोटाला किया और आपके आने के बाद में जो है आपको जानकारी मिली इसकी? हाँ, उसके बाद ही जानकारी मिली है। तो आपने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी दी होगी, और अब जो है आगे क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? हाँ, ऊपर तक उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है और उनके द्वारा जांच दल बिठा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आपने पुलिस में या कहीं पर इसकी जानकारी दी है? नहीं, अभी पुलिस में नहीं की है। और कहाँ है अभी आपके वो जो प्रबंधक थे, पूर्व प्रबंधक, कहाँ है अभी वो? अभी वो पारिवारिक समस्या उनको कुछ उसमें लगे हुए हैं। तो क्या छुट्टी का आवेदन दिया उन्होंने? नहीं, कोई आवेदन बगैर छुट्टी के आवेदन किए हैं। नहीं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है प्रबंधक
पूर्व प्रबंधक संतोष महाजन जी जो है यहाँ पर उन्होंने करीब 85 लाख रुपए का गबन किया है और अब जो है बिना सूचना के जो है वो यहाँ से नदारद है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह से जो है जांच दल बैठाया जाता है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, लोकमत भारत, बुरहानपुर। ग्वालियर जिले की डबरा नगर पालिका में बैठक के दौरान हंगामा हो गया। पीआईसी सदस्य अनिल जायसवाल के बोलते ही हंगामा शुरू हुआ। अध्यक्ष लक्ष्मी देवी अपनी आसंदी छोड़कर चली गई, साथ में समर्थक पार्षद भी साथ चल दिए। इसी दौरान 19 विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इसी दौरान अकाउंटेंट को अटैक आ गया, जिसे सीपीआर देकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी तबियत ठीक है। वहीं भाजपा पार्षद जहेंद्र गुर्जर और धर्मेंद्र सिंह हैप्पी ने परिषद के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अध्यक्ष सहित पार्षदों को रोकने का प्रयास किया। पार्षदों से झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया। हालांकि अन्य पार्षदों और पुलिस ने मामला शांत करवाया। पिछले सम्मेलन ये भ्रष्टाचार के लिए हुआ था, लेकिन उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के लिए हमको जवाब दे नहीं पाएंगे, हम फंसेंगे। जांच होगी, कमेटी बनेगी, क्योंकि पिछले सम्मेलन का अधिकार उनको था नहीं। हमने बुलाया था, उसमें हमारे अधिकार थे सारे, तो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर भाग गई मीटिंग से कि मीटिंग करेंगे नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा भाई साहब कि जनता के कामों से भगा जाएगा और आखिर आप लोग जो मीटिंगों में 2-5 मिनट की मीटिंग पूरा उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उल्टी हमको धमकियां दी जा रही हैं। कर्मचारियों से हम कोई भी बात कहते हैं, यहाँ छोटे छोटे कर्मचारी, तो वो हमको एक ही बात की धमकी देते हैं कि है ना कि बोले आप हमसे बदतमीजी करोगे तो हम आपकी एफआईआर करा देंगे। हम अधिकारियों से कोई बात ही नहीं कर पा रहे। शहर पर सदन में बात करने के लिए हमने मीटिंग बुलाई तो मीटिंग से भाग जाना है। हमें मौका ही नहीं मिल रहा कभी बात करने का। राज्य स्तरीय टीम ने कायाकल्प अभियान के तहत नीमच जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण पूरे दिन चला और अस्पताल की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल ने बताया कि राज्य स्तरीय 2 सदस्यीय टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर में संचालित ओपीडी सेवाएं, पर्ची काउंटर, मैटरनिटी वार्ड सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया गया। साथ ही चिकित्सा स्टाफ से मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, उपचार प्रक्रिया और मरीजों के साथ व्यवहार को लेकर भी जानकारी ली गई। टीम ने अस्पताल की समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आज जिला चिकित्सालय नीमच के कायाकल्प के फाइनेंसमेंट के लिए 2 सदस्यों की टीम, जिनमें डॉक्टर मालती नीमा डीकेएम उज्जैन एवं मधु नीमा डीकेएम उज्जैन एवं मालती बिजवाल सीएमएनएचओ ऑफिस रतलाम से आई है, जो कि आज कायाकल्प के असेसमेंट में दिन भर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट बना करके स्टेट को प्रस्तुत करेंगे। सर, किस प्रकार का निरीक्षण रहेगा, क्या क्या देखेंगे? अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं, अस्पताल में पेशेंट से कैसे डील किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, स्वभाव पेशेंट के साथ में, मरीजों के साथ में स्टाफ का व्यवहार कैसा है। एप्स्टीन फाइल का विवाद खंडवा में भी गहरा गया है। कांग्रेस पार्टी ने खंडवा में भी हरिदीप सिंह पुरी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने शहर के केवराम पेट्रोल पंप पर हाथों में द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखे हुए पेपर लिए विरोध करते दिखे। कार्यकर्ताओं ने एप्स्टीन फाइल के विवादों में फंसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी भवन से मार्च करते हुए केवलराम पेट्रोल पंप पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। देखिए, हरदीप पुरी का हमने पुतला फूका। आप सबको पता है 62 बार मेल में नाम हरदीप पुरी का है। 14 मीटिंग हरदीप पुरी की है। 402 बार एप्स्टीन की जो फाइल खुली है उसमें हरदीप पुरी का नाम आ रहा है और शर्मसार है हमारे इस देश के लिए। आज सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोही हो जाता है और हमें देशद्रोही करार कर देते हैं ये लोग। लेकिन यदि एप्स्टीन फाइल में इस देश के किसी मंत्री का नाम है तो मैं मोदी जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ, किस मुंह से आपने कांग्रेस को नंगा कहा था? आपने पूरे देश में नहीं, विश्व पटल में अपने मंत्री की काली कारतूतों से इस देश में हमारी छवि खराब की है। क्या है एप्स्टीन फाइल? छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला, और उसमें आपका मंत्री, जिसको पता था कि 2008 के बाद वो व्यक्ति
दोषी है, उसके बाद लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं। आपकी बेटी के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन निकल रहे हैं। किस तरीके का झोलमाल इस देश में चल रहा है? देखिए, जैसा अभी बताया कि 600 बार नाम आना, लगातार मेल से ट्रांजैक्शन, और ये दर्शाता है कि अपने आप को राष्ट्रवादी और राष्ट्र हितैषी पार्टी कहने वाले लोगों के जब इस तरह के दुराचारों में नाम आता है तो ये पार्टी क्या सोई हुई है? यदि यही मान लीजिए किसी और अन्य पार्टी के नेता का अगर नाम आता तो ये अर्धनग्न अवस्था में बाहर सड़कों पर आ जाते और हम पर देशद्रोह का आरोप लगा देते। आज के समय में मैं ऐसा समझती हूँ कि जो इस समय गाय, गंगा, गीता और बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार इस पार्टी के दौरान हो रहा है वो अभी तक किसी भी सरकार के या अभी तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। एप्स्टाइन फाइल्स का मामला अब स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक विरोध का कारण बनता नजर आ रहा है। नीमच में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित किया गया। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय टॉकीज चौक पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की है और केंद्र सरकार से तत्काल जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जब तक स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा। अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए खंडवा से स्पेशल ट्रेन निकली। महापौर अमृता यादव ने ट्रेन का पूजन किया। यात्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये ट्रेन 2 मार्च को वापस खंडवा आएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इस बार अयोध्या धाम जाएगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजन का चयन किया गया था। खंडवा से निकलने वाली स्पेशल ट्रेन का महापौर अमृता यादव ने पूजन किया। उन्होंने यात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किया। सभी को अयोध्या धाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए सुखद यात्रा की बधाई दी है। खंडवा रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन द्वारा श्रद्धालु का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। नीमच में कैंट थाना परिसर के बाहर पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान उसने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट के घूम रहे वाहनों को रोका गया, दस्तावेजों की जांच की गई और ब्लैक फिल्म लगी कारों से मौके पर ही फिल्म उतरवाकर चालान बनाए गए। इस कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार मंदसौर नीमच क्षेत्र मादक पदार्थ तस्करी के लिए संवेदनशील माना जाता है, जहां लग्जरी वाहनों के जरिए नशीले पदार्थों की आवाजाही की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध वाहनों पर विशेष निगरानी रखी गई। नीलेश अवस्थी ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। आज जो है सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंकित जायसवाल के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था कि सभी थाना प्रभारी वाहन चेकिंग करेंगे और स्वयं उपस्थित रहेंगे वाहन चेकिंग करने के दौरान, और जिसमें जो है संदेही किस्म की जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। उसी कार्यक्रम में आज जो है बिना नंबर की गाड़ियां, काले कांच की गाड़ियां की सघन चेकिंग की जा रही है। कितने चालान बनाए गए अभी तक? अभी तक 11 चालान बनाए जा चुके हैं। ये अभियान कब तक चालू रहेगा? ये अभियान अग्रिम आदेश तक चालू रहेगा, प्रतिदिन 8 से 10 बजे के बीच में। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गांधी भवन के सामने कुछ युवकों ने स्कूटी सवार को घेरकर उसके साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। खेड़ी मोहल्ला निवासी युवराज दमानी फवारा चौक स्थित एक पान की दुकान पर काम करते हैं। वे गुरुद्वारे के पास से खाना लेकर लौट रहे थे, तभी उनकी स्कूटी खराब हो गई। स्कूटी ठीक करवाने के दौरान मैकेनिक और कुछ अन्य युवकों ने उनका विवाद हो गया। इसके बाद जब वे वापस दुकान लौट रहे थे तभी गांधी भवन के सामने 2 युवकों ने बाइक अड़ाकर उन्हें रोक लिया और थप्पड़ व मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी स्कूटी और मोबाइल छीन लिए और काफी देर तक उन्हें बंधक बनाए रखा। मैं सैनिबान में काम करता हूँ। मैं भैया का खाना लेने गुरुद्वारे के पास जस्ट पास में गया था और वहाँ पे मेरे साथ गाड़ी मेरी खराब हो गई थी। और एक्चुअली हुआ क्या था कि भैया का गैरेज पास में था, तो उन भैया ने गलतफहमी की वजह से कुछ मेरे साथ हाथापाई की है। कांग्रेस भवन के यहाँ पे भी आके मेरे को हाथापाई की है। सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं वो, और मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। और वो मैं तो चाहता हूँ कार्रवाई किया। उनके साथ 10-12 आदमी थे, वो दुकान पे ले जाके भी मारा और वहाँ कांग्रेस भवन के वहाँ पे सामने भी मेरे को मारा। कैमरे में कैद हुए हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कार्रवाई हो उनके खिलाफ।
रीवा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे 6 नव आरक्षकों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने एक साथ मिलकर एक रील तैयार बनाई, बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशिक्षण सेंटर में पदस्थ पीटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सभी 6 नव आरक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पत्र में जिक्र किया गया है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्दी में रील नहीं बनाने के निर्देश दिए गए थे, इसके बाद भी रील बनाई गई। इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में स्पष्ट करें कि क्यों न आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इंदौर के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कैंपस का 12वां स्थापना दिवस कलरव 2026 के रूप में मनाया गया। सौलसिंदा स्थित परिसर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रमों में खेल, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्थान के चेयरमैन अनिल शास्त्री मुख्य अतिथि रहे। डायरेक्टर डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने संस्थान की उपलब्धि और भावी योजनाओं की जानकारी दी। टैलेंट हंट और अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ITI छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। देखिए, आज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर द्वारा यहाँ पर कलरव के नाम से विद्यार्थियों का कार्यक्रम रखा गया है। ये ITI है, यहाँ पे ये दोनों ने मिलकर किया है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सारा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो विद्यार्थियों ने किया है, छात्र और छात्राओं ने किया है। मतलब पूरी जिम्मेदारी उन पर दी गई। उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया है। 1 हफ्ते तक ये फेस्टिवल चलेगा और इसमें कई प्रकार के प्रोग्राम्स होंगे, कार्यक्रम होंगे। FDDI छिंदवाड़ा में आयोजित आरोहण 2026 संपन्न हुआ। इस दौरान इंटर कैंपस खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि GH राय सोनी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मीणा राजेश और विशिष्ट अतिथि FDDI के प्रबंध निदेशक विवेक कुमार सिन्हा थे। इसी दौरान FDDI के सभी 12 कैंपस से आए प्रतिभागियों ने पुलिस बैंड की धुन पर मार्च पास्ट किया। छिंदवाड़ा कैंपस के सभागार में आयोजित समापन समारोह में विजेता और उप विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समग्र प्रदर्शन में चेन्नई, नोएडा और छिंदवाड़ा कैंपस प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। आरोहण 2027 की मेजबानी चेन्नई कैंपस को सौंपे जाने की घोषणा की गई। नमस्कार। ये 3 दिन के जो प्रोग्राम था आरोहण 2026 का, ये बहुत सारे खेल कूद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 12 कैंपसेस इनके FDDI के आए हैं। So it was a privilege to see the students across various campuses from India participating in this Chinwara campus, and I wish everyone a good luck. Thank you. आरोहण 2026 का ये समापन समारोह हम लोग जो आज देखे, इसमें बच्चों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बच्चों के द्वारा दिखाए गए कौशल दोनों शामिल था। इससे बच्चों में बनहोनी आई है। बच्चे आपस में एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान सकते हैं। पूरे देश भर के 12 कैंपसेस से FDDI के छात्र यहाँ पे आए थे और छिंदवाड़ा में काफी कोलाहल करके गए हैं। यहाँ का कैंपस का एनवायरनमेंट। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा की कथित गतिविधियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अन्य छात्राओं की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कर संबंधित छात्रा को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। प्रथम वर्ष की एक छात्रा के खिलाफ 5 छात्राओं ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि संबंधित छात्रा अन्य छात्राओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से अज्ञात युवकों से संपर्क करने और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए प्रेरित करती थी। इसे वह कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का हिस्सा बताती थी। शिकायतकर्ता छात्राओं के अलावा 10 से अधिक छात्राओं ने भी इन आरोपों की पुष्टि की। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित छात्रा को तत्काल प्रभाव से हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। हॉस्टल में एक बच्ची है जो डेटा साइंस के 5 ईयर कोर्स में पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में। उसकी रूममेट ने शिकायत करी थी कि कुछ इस तरह की आपत्तिजनक वस्तुओं का वो इस्तेमाल करती है और साथ में वीडियो कॉलिंग वगैरह भी करके अपने इस तरह से कुछ गतिविधि है जो
एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर पहले तो उसके रूममेट ने शिकायत की, उसके बाद 4 बच्चियों ने और की, जिसमें कई प्रकार की शिकायत थी कि वो बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने की बात करती थी, ऐप की बात की, उसमें वीडियो कॉल वगैरह करती है, और कुछ इस तरह की गतिविधि कर रही थी जो अभी इस तरह से बताया नहीं जा सके। कोटा में छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना में 4 छात्र घायल हो गए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात छात्र छात्राओं में आपस में भद्दे कमेंट्स को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद 5 छात्रों ने 2 अलग अलग स्थानों पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर कुछ छात्रों की पहचान की है और 2 छात्रों को डिटेन किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। रंजिश नहीं थी, राह चलती छोटी मोटी बात को लेके होट टोक हुई। शायद राह चलते उन्होंने इनके साथ में कोई गर्ल्स वगैरह पीछे चल रही होंगी, उन पे कोई कमेंट किया होगा, तो उन्होंने मना किया कि आप इस तरह कमेंट्स क्यों कर रहे हो, तो उस बात को लेके उन्होंने वापस पलट के इन पे वार किया है। एक घटना में, तो दूसरी घटना में सिर्फ इस बात पे हुआ है कि आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। तो छोटी सी बात। डिटेन किया गया। कितने घायल हुए हैं? नहीं, घायल 4 हुए हैं, अभी तक डिटेन नहीं हुए हैं कोई भी, प्रयास जारी है। 2 FIR दर्ज हो गई है दोनों घटनाक्रम की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।